अगले दिन जियांग अपने अपार्टमेंट से निकलकर जंगल में चला गया। फिर उसने एक नक्शा निकाला, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसे देखते हुए सवाल करने लगा कि कौन सा रास्ता सही है। उसे यकीन नहीं था कि वह फिर से खो गया है या नहीं। उस पल किसी ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। जियांग, जो रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, पीछे देखने लगा और एक उलझन भरी नजर से सोचने लगा कि कौन चिल्ला रहा है। उसके पीछे एक विशाल पेड़ था, जिसके बगल में जमीन पर एक तलवार थी। पेड़ के शीर्ष पर एक सफेद बालों वाला आदमी एक शाखा को पकड़े हुए था। वह मदद मांग रहा था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। जियांग ने मुड़कर देखा, ऊपर देखने लगा और उस आदमी को देखकर वह चुपचाप सोचता रहा। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और सभी चीजों की वृद्धि बेल नामक क्षमता का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से जमीन से कई शाखाएं निकलीं और उस आदमी की ओर बढ़ने लगीं। इससे पहले कि वह पेड़ की टहनी को छोड़ता और पेड़ से गिरता, शाखाओं ने उसके शरीर को लपेट लिया, जिससे वह नीचे नहीं गिर पाया। कुछ सेकंड बाद वह आदमी आखिरकार जमीन पर आ गिरा। उसने दोनों हाथ और दोनों घुटने जमीन पर रखे और भारी सांस लेते हुए उसने जियांग को समझाया कि वह बहुत डरा हुआ था। वह बस एक चिड़िया के घोंसले को बचाना चाहता था। उसने सोचा था कि घोंसला बहुत ऊंचा नहीं लग रहा था, लेकिन चढ़ने पर उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में बहुत ऊंचा था। जियांग उसके पास गया, उसे देखने लगा और उसके गाल से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। वह यह देखकर थोड़ा उलझन में था कि वह आदमी ऊंचाई से डरता था, फिर भी उसने चिड़िया के घोंसले को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह आदमी बेवकूफ था या नहीं। वह आदमी खड़ा हो गया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक सुखद नजर से उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और यह भी पूछा कि बदले में वह क्या चाहता है। जियांग, जो खो गया था, ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह जानता है कि तंजियाओ शिविर तक कैसे पहुंचा जाए। उस आदमी ने जियांग की ओर पीठ कर ली और जैसे ही वह उससे दूर जा रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह भी उसके साथ चले क्योंकि वह भी तंजियाओ शिविर जा रहा था, क्योंकि उसे वहां एक काम था। उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ चलने का फैसला किया। जियांग ने उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके बारे में थोड़ा पूछने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि क्या वह भी नौकरी बदलने वाला है। वह कुछ हद तक उलझन में था क्योंकि वह आदमी अपनी तलवार को सिस्टम इन्वेंट्री में स्टोर करने के बजाय अपनी पीठ के पीछे रखता था। वह जियांग के सामने चलने लगा और उसने बताया कि वह वास्तव में नौकरी बदलने वाला नहीं था, बल्कि एक उत्साही व्यक्ति था जिसे तलवार से अभ्यास करना पसंद था। उसने अपना सिर जियांग की ओर घुमाया, उसकी आंखों में देखना शुरू किया और एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ बताया कि जब वह छोटा था तो उसके पास प्रतिभा नहीं थी और नौकरी बदलने में विफल होने के बाद उसने लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष किया और फिर भी वह शहर में एक बाथरूम खरीदने में भी सक्षम नहीं था। उस समय वह पूरी तरह हताश हो गया और पहाड़ों की ओर भागा। एक छोटा सा परित्यक्त केबिन पाया, एक मेज के ऊपर चढ़ गया और खुद को फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने एक तरफ देखा तो उसे एक तलवार दिखाई दी। इस तलवार को देखकर उसके अंदर जीने की इच्छा वापस आ गई। तब से वह पहाड़ पर हर दिन तलवार चलाने का अभ्यास करने लगा। 20 साल तक तलवार चलाने और 30 साल तक तलवारबाजी का अभ्यास किया और फिर अचानक उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ। उसने जियांग से पूछा कि क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता। जियांग, जो कुछ हद तक उलझन में था, ने जवाब दिया कि यह निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय था।
आदमी ने तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया, जमीन की ओर देखने लगा और जियांग से पूछा कि क्या वह तलवार को संभालना सीखना चाहता है। वह एक खास चाल जानता था। इससे पहले कि वह खास चाल का नाम बता पाता, जियांग ने उसे बीच में रोक दिया और मना कर दिया। यह सुनकर उसने तलवार को दूर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुखद मुस्कान के साथ सोचा कि जियांग थोड़ा अधीर है। उसने उस पल का इंतजार करने का फैसला किया जब जियांग तलवार चलाना सीखना चाहेगा। जियांग ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और जो कुछ दिखाई दिया उसे देखकर वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। एक प्रसन्न नजर से उसने उस आदमी को देखने के लिए कहा और उससे यह भी पूछा कि क्या वह तंजियाओ कैंप नहीं है। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि वह आदमी गायब हो गया। जियांग ने इधर-उधर देखना शुरू किया और पाया कि वह आदमी वहां नहीं था। वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि वह आदमी कहाँ है। उसने यह भी सोचा कि यह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है। उसी समय तंजियाओ कैंप में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगे। प्रवेश द्वार पर एक रिसेप्शनिस्ट था और डेस्क के सामने लोगों की एक बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसने सभी प्रतिभाशाली लोगों से कहा कि जो कैंप में प्रवेश करने वाले थे वे पहले आएं और पंजीकरण के लिए लाइन में लगें। हर किसी को एक पहचान कंगन मिलेगा जिसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कोई बाहर न हो जाए। काले बालों वाला एक आदमी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद चू शहर से जियांग की बारी थी। उसने पहचान पत्र वाला ब्रेसलेट प्राप्त किया और उसे अपनी कलाई पर बांधना शुरू कर दिया। इस शिविर में म्यू हांक्यू और लुओ सैंडो भी मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे। जियांग को प्यार भरी निगाहों से देखने लगी और यह देखकर शर्माने लगी कि वह भी शिविर में आया था। म्यू हांक्यू के लिए वह उसका स्वामी था और लुओ सैंडो के लिए वह उसका हितैषी था। जियांग कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हितैषी होना उसके लिए ठीक था, लेकिन उसका स्वामी होना ठीक नहीं था। वे भी आपस में लड़ने लगे। आक्रामक नजर से वे एक दूसरे का अपमान करने लगे। लुओ सैंडो को नहीं पता था कि म्यू हांक्यू जियांग को प्यार क्यों कह रही थी। उसने उसे कई बार सलाह दी थी कि वह कम रोमांस उपन्यास पढ़े ताकि वह पुरुषों की तरह बेवजह कल्पना न करे। म्यू हांक्यू ने जवाब दिया कि वह सही थी। अब वह वास्तव में जानती थी कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसके अनुसार लो सैंडो कुछ भी नहीं था। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब नन्ही नाइन ने खुद को प्रकट किया। उसने तरबूज का एक टुकड़ा निकाला, अपनी आंखें बंद कीं और उसे खाते हुए जियांग को समझाया कि उसे उन दोनों को लड़ते हुए देखने में मजा आ रहा है। जियांग चुप रहा क्योंकि यह जानकारी उसके लिए बहुत भारी थी। लुओ सैंडो ने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करना शुरू किया और पूछा कि वह बिना किसी कारण के जियांग के इतने करीब क्यों थी। म्यू हांक्यू उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा, लुओ सैंडो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उससे कहा कि वह इतनी आत्ममुग्धता बंद करे क्योंकि वह उसका पीछा नहीं कर रही थी। उसके अनुसार जियांग का अंतिम कहना था। जियांग ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह देखकर लियू सैंडो ने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करना शुरू कर दिया और एक मजाकिया मुस्कान के साथ उससे कहा कि उसने यह बहुत पहले कहा था और अब यह सच हो गया है। म्यू हांक्यू ने उसकी उंगलियों के सिरे छूने शुरू कर दिए। वह जमीन की ओर देखने लगी और उसे समझाया कि जियांग बहुत सुंदर है। लुओ सैंडो उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखें बंद की और हंसते हुए उससे पूछा कि क्या वे अब फिर से अच्छे दोस्त हैं।
म्यू हंक्यू ने उसकी ओर देखना शुरू किया और समझाया कि उसे लगता है कि वे अब दोनों बेहतर दोस्त और प्यार में प्रतिद्वंद्वी हैं। उन्हें केवल दोस्त दुश्मन ही माना जा सकता है। यह देखकर जियांग को पसीना आने लगा और उसने सोचा कि लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। उसी समय उनके पास ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सभी धमाके की दिशा में देखने लगे और धुएं का पर्दा देखा। जैसे जैसे धुएं का पर्दा गायब हो रहा था, जियांग को आश्चर्य होने लगा कि क्या हो रहा है। लुओ सैंडो ने थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि कोई लड़ रहा था। वही आदमी जिसे हमने शिविर के प्रवेश द्वार पर देखा था, दिखाई दिया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी, अपने दांतों को कस कर भींच लिया और आक्रामक नजर से पूछने लगा कि कौन लड़ रहा है। अभी तक सभी लोग शिविर में प्रवेश नहीं कर पाए थे और कोई पहले से ही लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति मौत की तलाश में था या नहीं। जियांग, जो उसके पीछे था, उसे गौर से देखने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह गश्ती प्रशिक्षक था। उसे नहीं पता था कि प्रशिक्षकों में तीसरे स्तर की ताकत थी या नहीं। प्रशिक्षक लड़ाई की जगह के पास पहुंचा, लेकिन किसी ने उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। यह देखकर जियांग सदमे में रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। प्रशिक्षक का शरीर पीछे की ओर गिर गया और वह जमीन पर गिर गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, अपना मुंह खोला और खून बहते हुए दूसरों को वरिष्ठों को सूचित करने का आदेश दिया, क्योंकि यह हाथ से बाहर हो रहा था। लुओ सैंडो यह देखकर अवाक रह गई कि एक तीसरे स्तर के मास्टर को 1 सेकंड में हवा में फेंक दिया गया था। एक हैरान नजर से वह सोचने लगी कि प्रशिक्षक को किसने मारा था। एक गंभीर नजर से म्यू हंक्यू ने उसे बताया कि वे जियांगन के युद्ध क्षेत्र से बाहर खड़े थे। लाल आंखों वाली एक महिला, जो हत्यारे के कपड़े पहने हुए थी, दिखाई दी। उसने अपना हाथ कमर पर रखा, प्रशिक्षक को घूरने लगी और चुप रही। उसका नाम तांग यिंग था। वह एक हत्यारा थी। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। वह तियानजिलु की सबसे कम उम्र की हत्यारी थी। ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में उसने सुरक्षित देश में एक महान स्तर 4 मास्टर की हत्या की थी। एक और आदमी जिसके लाल बाल थे, दिखाई दिया। उसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह उसे देखने लगा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसका नाम बाई फेंग था और उसे मौत के छोटे देवता के रूप में जाना जाता था। वह पूर्वी सागर रक्षा रेखा के मुख्य कमांडर का शिष्य था। वह सैन्य जिले में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे होनहार बीस था, लेकिन उसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं थीं। वह आसानी से नियंत्रण खो देता था और एक राक्षस में बदल जाता था। एक और नीले बालों वाला आदमी दिखाई दिया। उसने तलवार को आसमान में बढ़ाया, जियांग को घूरने लगा और मुस्कुराने लगा। उसका नाम झाओ बेहेंग था। उसके दादा महान जिया के 7 संरक्षकों में से एक थे। उसके पास नीले कमल के अमर तलवारबाज का पेशा था, जो एक दिव्य स्तर के पेशे के बराबर था। लुओ सैंडाओ ने डरी हुई निगाह से झाओ बेहेंग को देखना शुरू किया और जियांग से कहा कि वह इस शापित कुत्ते को जानती है। उसके हाथ में जो महाकाव्य तलवार थी, वह उसके घर से चुराई गई थी। जियांग ने उसे शांत निगाह से देखना शुरू किया और देखा कि वह झाओ बेहेंग था। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह एक विलक्षण व्यक्ति था, क्योंकि उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। जाओ युनवु का लोगों को नहीं पता था कि तीनों मिलकर किस पर हमला कर रहे हैं। उनके बीच में नारंगी बालों वाला एक शर्टलेस आदमी था। वह खड़ा हुआ, आक्रामक रुख अपनाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था, तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और तय किया कि पलटवार करने का समय आ गया है।
जानलेवा नजर से उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। वह एक अजय वंशज था। उसका नाम जियांग वूशियांग था। ऐसा कहा जाता था कि उसके 3 पेशे थे और सभी अनोखे और छिपे हुए थे। वह अजीब तरह से मजबूत था क्योंकि तीनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते थे। लू हेनक्यू और लुओ सैंडाओ ने वुशियान को आश्चर्य भरी नजर से देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जियांग खुद भी हैरान था, क्योंकि वुशियान गर्मियों की रैंकिंग सूची में तीसरे स्थान पर था। उसे नहीं पता था कि उसके छोटे कीड़े इस आदमी का सामना कर पाएंगे या नहीं। उस समय जाओ बेहेंग ने गति पकड़ी, उछला, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और हमला करने के लिए तैयार हुआ। जियांग ने ऊपर देखा और यह देखकर सोचा कि यह अच्छा नहीं है। जाओ बेहेंग जमीन पर गिर गया, तलवार को जोर से पकड़ लिया, जिससे जमीन फटने लगी। वह लो सैंडाओ के बहुत करीब था, लेकिन सौभाग्य से जियांग ने उसे कूल्हे से पकड़ लिया, कूद गया और उसके हमले को चकमा दे दिया। जाओ बेहेंग ने वुक्सियान को एक गंभीर नजर से देखना शुरू कर दिया और उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसकी पवन मुट्ठी बहुत शक्तिशाली थी। जियांग ने जाओ बेहेंग को देखना शुरू किया और उसका ध्यान आकर्षित किया। जाओ बेहेंग ने तलवार को म्यान में रखना शुरू किया और जियांग को देखकर वह कुछ हद तक हैरान हुआ। उसने सुना था कि उसने ही जाओ युआनवो को मारा था। उसने अपनी तलवार फिर से खींची, जियांग की ओर इशारा करना शुरू किया और जब उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ था, तो उसने जियांग को गौर से देखना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि वह बेकार जाओ युआनवो को भी तुच्छ समझता था। आज जियांग मरने वाला था। मूल रूप से उसने पहले वुक्सियांग से निपटने की योजना बनाई थी और फिर जियांग जैसी चींटी का ख्याल रखने की, लेकिन चूंकि वह यहाँ था, इसलिए उसने उससे शुरुआत करने का फैसला किया। जियांग ने खुद को डरने नहीं दिया। उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया, जिससे नन्हे नौ की जहरीली धुंध निकल गई। दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ उसने उससे कहा कि हालांकि उनकी ताकत अलग थी, लेकिन जाओ परिवार वास्तव में अपने मूल में उतना ही सड़ा हुआ था। जाओ बेहेंग ने अपनी तलवार एक तरफ बढ़ा दी और जियांग के पास जाने लगा। यह देखकर जियांग ने दोनों हाथों को बगल की ओर बढ़ाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने अंकल जियाई गैंग से अपनी शक्ति न दिखाने का वादा किया था, लेकिन अब इस स्थिति में और कुछ नहीं किया जा सकता था। लो सैंडो जो उनके पीछे था, बस चुप रहा। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले किसी ने उनकी ओर एक शक्तिशाली वार किया, जिसने जमीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस व्यक्ति ने सभी को एक तरफ हटने का आदेश दिया, क्योंकि दिव्य तलवार के राजा के रूप में जाना जाने वाला महान प्रशिक्षक आ गया था। यह देखकर जियांग और जाओ बेहेंग दोनों ने अपनी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। वह हमले की दिशा में देखने लगा और मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया कि दिव्य तलवार का राजा कौन था। यह प्रशिक्षक वही व्यक्ति था जिसे जियांग ने पेड़ से बचाया था। उसने तलवार को उनकी ओर बढ़ाया और एक गंभीर नजर से समझाया कि अगर किसी ने शिविर शुरू होने से पहले परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो उसे उसकी तलवार का सामना करना पड़ेगा। जियांग ने प्रशिक्षक को देखना शुरू किया और हैरान होने और पसीना बहाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अजीब बूढ़े आदमी से उसने सड़क पर मुलाकात की थी, वह दिव्य तलवार का राजा कहलाता था। अपनी तलवार की ऊर्जा के सिर्फ एक ही झटके से उसने चारों महान प्रतिभाओं को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक कि वे स्थिर नहीं हो गए। उसे नहीं पता था कि उसकी तलवार की शॉकवेव से उसके छोटे छोटे कीड़े भी नष्ट हो गए हैं या नहीं। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।